स्वागत है आपका यशवंत सिन्हा जी नई परख के मंच पर। एक बार फिर आज नई परख के दर्शक आपको अपने बीच अपने सामने पाकर काफी आशा और विश्वास के साथ आपकी ओर देख रहे होंगे, क्योंकि जो उनके दिमाग में चल रहा है वो ये है कि अंग्रेजों से कम 50 साल तक संघर्ष करके जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, यानी हमने अपनी संप्रभुता जो अंग्रेजों ने हमसे छीन ली थी उपनिवेशवाद के कारण, जो हमने उनसे छीनी थी, और जिस संप्रभुता की रक्षा जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस के ही नहीं सभी पार्टियों के जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से की, और उसमें वो कामयाब रहे। उसमें चंद्रशेखर जी थे, उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके अंदर एच डी देवगौड़ा थे, उसके अंदर इंद्र कुमार गुजराल थे, और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का तो एक पूरा सिलसिला था ही। वो सब लोग अपने अपने तरीके से, कुछ कमी बेशी हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक चीज की जरूर गारंटी की। उन्होंने भारत की जो राजनीतिक संप्रभुता थी, उस संप्रभुता के साथ कभी समझौता नहीं किया। और आज लग रहा है जैसे कि भारत की संप्रभुता का लगातार क्षय हो रहा है, वो पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है भारत की ये संप्रभुता। और पता नहीं है वो हमको हमको पुरानी अ, उस शुद्ध तरीके से कैसे वापस मिलेगी। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न पर विचार रोशनी डालें। जी। बहुत धन्यवाद दुबे जी, मुझे आपने इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। जी। मैं आपको याद दिलाऊं कि न केवल सब प्रधानमंत्रियों ने देश की जो सार्वभौमिकता थी उसकी रक्षा की, क्योंकि स्वतंत्रता बिना सार्वभौमिकता के कोई माने नहीं रखती है। जो देश अपनी सॉवरेंटी की रक्षा नहीं कर सकता है, वो देश ये नहीं दावा कर सकता है कि हम स्वतंत्र देश हैं। वो न किसी दूसरे देश के द्वारा प्रभावित होकर चलाया जा रहा है। एक बात मैं और इसमें जोड़ूं कि न केवल उन्होंने संप्रभुता की रक्षा की, बल्कि आपको याद होगा कि जब दूसरा खाड़ी युद्ध हुआ था कुवैत और इराक के बीच में, और कुवैत से अमेरिकी फौजें इराक में गई थी, तो उस समय मैं विदेश मंत्री था। 2003 में भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया, दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से। वो प्रस्ताव जो था वो चेयर की तरफ से आया और दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें हमने कठोर शब्दों में अमेरिका की निंदा की थी कि उसने आक्रमण कर दिया इराक के ऊपर। यह भी भारत के इतिहास का एक पार्ट है, अभी हाल के इतिहास का। तो ये जो आज हम दुर्दिन देख रहे हैं, आज जो हम खामोशी देख रहे हैं, आज जो हम ये देख रहे हैं कि भारत दूसरे देशों का पिट्ठू बन गया है, खास करके इजराइल और अमेरिका का, वो दृश्य हमने कभी नहीं देखा था। मैं भी भारत की राजनीति को 70 साल से कम नजदीक से देख रहा हूं। ये जलालत हमने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हुए कभी नहीं देखी थी। जी, अब देखिए 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र करना यहाँ जरूरी है, ताकि पूरा संदर्भ साफ हो सके कि किन घटनाओं की रोशनी में हम ये कह रहे हैं कि हमारी संप्रभुता का हरण हो रहा है, और मौजूदा सरकार उसको रोक पाने या उसकी रक्षा कर पाने की बजाय उस प्रक्रिया में अपना उस जलील तरीन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रही है। पहली घटना तो तब हुई जबकि श्रीलंका के एक पोत को, जो कि भारतीय नौसेना के निमंत्रण पर युद्धाभ्यास में भाग लेने आया था, जिसके नाविकों ने भारत में आके परेड की अपनी और भारतीय नौसेना ने उनको ट्रेनिंग दी, जिसके पास हथियार नहीं थे, जो हथियारों से लैस नहीं था, उसको श्रीलंका के पास समुद्र में अमेरिकी नौसेना ने टारपीडो मार के डुबो दिया। उसके जो उसमें नाविक थे, उन नाविकों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। भारत सरकार ने आज तक इस घटना का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है,
किसी भी तरह का कोई विरोध अमेरिका से व्यक्त नहीं किया है। नंबर 1 बात। नंबर 2, अमेरिका के वित्त मंत्री ने ये कहा कि अमेरिका ने भारत को 1 महीने के लिए ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है। रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है। रूस से नहीं, जो रूसी जहाज समुद्र में हैं, उन समुद्र में लदा हुआ है, उनसे वो खरीद सकते हैं। भारत ने कहा, इसको भारत सरकार कह रही है कि हमारी कूटनीतिक जीत है। भारत सरकार ये कह रही है कि हमारी कूटनीतिक जीत है। वो इस तरीके से इस पूरे मसले को पेश कर रही है। और तीसरा, मुझे लगता है इन दोनों से भी बड़ी चीज़ है, भारत की धरती पर ऑब्जर्वर फाउंडेशन एक रायसीना डायलॉग चलाता है। उस रायसीना डायलॉग में अमेरिका के विदेश उपमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका उसके साथ वो गलती नहीं करने वाला है जो 20 साल पहले चीन के साथ गलती की थी। हमारी उस गलती के कारण चीन ने अपना बहुत सारे बाजार बना लिए, अपने सारे ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर लिए और वो हमारे साथ होड़ कर रहा है। हम भारत को ऐसा नहीं करने देंगे, हम भारत को अपने बाजार नहीं बनाने देंगे, हम भारत को इस हैसियत में नहीं लाने देंगे कि वो हमारे साथ किसी भी तरह की बाजार में होड़ कर सके। भारत की धरती पर खड़े होकर एक ऐसी संस्था के कार्यक्रम में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे काम करते हैं और जिसका भारत की एक बड़ी एक बड़ी कारपोरेट घराने से जिसका संस्थापक संबंध है, वहां पर अमेरिका का विदेश मंत्री खुलकर भारतीयों के मुंह पर कह रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन तीनों घटनाओं के जरिए अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पे थूक दिया है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है और मैं इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इससे ज्यादा बेइज्जती और कैसे हो सकती है? देखिए दुबे जी, बेइज्जती तो हमारी उस दिन से शुरू हो गई थी और बहुत ही गंभीर रूप से, जब अमेरिका ने बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को अपने जहाज में लादकर भारत भेजा था। जी। जो उनका दावा था कि वहां पर गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं, हमने उसका कोई विरोध किया? साउथ अमेरिका का छोटा सा देश है कोलंबिया, उसने विरोध किया, लेकिन हमने विरोध नहीं किया। हमने कह दिया कि भाई अमेरिका का कानून है, वो अपने कानून का अनुपालन कर रहा है। उस दिन से हमारी जो सोच में गिरावट थी वो शुरू हो गई। और हाल के दिनों में जो आपने ये तीनों उदाहरण दिए हैं, उससे एक कदम और पीछे जाइए। क्या पड़ी थी हमारे प्रधानमंत्री को भागे भागे इजराइल गए, जंग शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले तक वहां रहे। क्या पड़ी थी कि वहां जाके गलबैया लगा के और अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल गुंडा है नेतन्याहू, उसको अपना परम मित्र बनाकर चारों तरफ दर्शा रहे थे। क्या पड़ी थी मोदी जी को और हमारी सरकार को कि उन्होंने आज तक जंग के बारे में कुछ नहीं कहा? क्या पड़ी थी हमारी सरकार को कि प्रिसीशन स्ट्राइक करके उन्होंने ईरान के जो सर्वोपरि नेता थे आयतुल्ला खुमैनी, उनको मार गिराया उनके घर में? वो तो कोई लड़ाई में भाग नहीं ले रहे थे, कोई कॉम्बैटेंट नहीं थे। हमको 6 दिन लगा उस पर जाकर शोक संदेश लिखने में। हमारे विदेश मंत्री नहीं गए, हमारे विदेश सचिव गए ईरानियन एम्बेसी में, जो किताब खुली थी उसमें जाकर उन्होंने अपना शोक संदेश लिखा। तो हम तो हर कदम पर झुकते जा रहे हैं। और ये 3 जो हुआ है, हमारे बिल्कुल समुंदर के पड़ोस में जो हमारा प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने उस जहाज को डुबा दिया जो भारत आया था भारत के निमंत्रण पर। उन्होंने आकर हमारे घर में घुसकर ये कहा है, और किसने कहा है? वो विदेश उपमंत्री जो है वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। उपमंत्री एक सरकारी पदाधिकारी होता है अमेरिका में। और उसने आके हमारे घर में घुस के
हमारे मुंह पर कह दिया कि हम तुमको रोकेंगे दोबारा दूसरा चीन बनने से, हम खामोश हैं। तो हर चीज में हम खामोश हैं। हमारी कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई बंधन है जो हमको बांधे हुए है और ये कह रहा है कि कुछ मत करो, चुप रहो। हम आज ब्रिक्स के अध्यक्ष है ना। ब्रिक्स काहे के लिए बना था? और ईरान ब्रिक्स का सदस्य है। ईरान ब्रिक्स का सदस्य है। भारत इस समय अध्यक्ष है ब्रिक्स का। भारत की क्या जिम्मेदारी बनती है? भारत की जिम्मेदारी बनती है कि ब्रिक्स देशों की बैठक बुलाओ, उसमें इस पूरे मसले के ऊपर विचार करो और विचार करके सारे देश मिलकर अपनी स्वतंत्र सोच का उपयोग करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में आज के दिन और खास करके हमारे पड़ोस में, वो ठीक है कि गलत है। और अगर वो गलत है तो रूस और चीन को साथ लेकर, ब्राजील जैसे देश को साथ लेकर, साउथ अफ्रीका जैसे देश को साथ लेकर हम लोगों को अमेरिका और इजराइल के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए कि इस युद्ध को तत्काल रोको। बहुत तबाही हो गई, 7 दिन 8 दिन चल गया ना ये युद्ध। तब तो क्यों नहीं भारत अपनी भूमिका निभा रहा है? कौन सी हमारी मजबूरी है दुबे जी कि भारत के प्रधानमंत्री खामोश हैं और हमारी गोदी मीडिया जो है उस खामोशी को सेलिब्रेट कर रही है कि वाह क्या क्या कमाल का डिप्लोमेसी है कि हम खामोश बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मोदी जी की छवि जो है आज, जो बिल्कुल बनावटी थी टू बिगिन विथ, वो पूरी तरह से तार तार हो गई है, न केवल देश के भीतर बल्कि दुनिया भर में। अच्छा, एक बात बताइए सिन्हा साहब, क्या लगता है आपको, हालांकि हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, ये जो मोदी जी अपने आप को जिस दबाव में महसूस करते हैं, अपने अपमान तक का भी जवाब नहीं देते, अपनी इंसल्ट का भी जवाब नहीं देते, और इंसल्ट दर इंसल्ट, मैं उसको सीरियल इंसल्ट बोलता हूं, धारावाहिक अपमान हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री का, और इस लिहाज से भारत की संप्रभुता का क्षय भी हो रहा है उसके साथ में, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। प्रतीक क्या, उसका कस्टोडियन है, सीधे सीधे उसका रखवाला है भारत की संप्रभुता का। वो लगातार हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब कम से कम कुछ लोग हम लोग कयास तो लगाएं, हो सकता है हम असलियत के नजदीक पहुंच जाएं उस प्रक्रिया में। My guess is as good as yours. हाँ, श्योर। फिर भी समझे ना, फिर भी कुछ कहिए इस बारे में, मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपको याद होगा कि कुछ 2-3 साल पहले, 4 साल पहले शायद, मोदी जी ने विशेषकर एक पेगासस नाम का जासूसी यंत्र है जो इजराइल से खरीदा जी, और खरीदा शेल्फ में रखने के लिए नहीं है, सुंदरता का वस्तु बना के नहीं है, सजावट का वस्तु बना के नहीं है, उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो इजराइल का स्पाईवेयर है वो। यहाँ पर मोदी जी ने उसको जो यूज किया, उसकी पूरी जानकारी इजराइल के पास है और इजराइल के परम मित्र अमेरिका के पास है ना। मोदी जी ने जिस तरह उसका यूज किया, और यूज करने के लिए उसको खरीदा था। हाँ, जाहिर है कि यूज करने के लिए अपनी सरकारों को ही बेचती है उसे। हाँ, और किसी को बेचती भी नहीं है, और किसी को बेचती भी नहीं है। तो उसका उपयोग कैसे हुआ, किसके किसके खिलाफ हुआ, क्यों हुआ? अगर इसी बात की जांच होने लगे, एक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, मुझे याद है कि मेरा भी फोन उन लोगों ने मांगा था कि आपकी फोन का जांच करेंगे। मैंने अपना फोन दिया, 2-3 दिन उन्होंने रखा, उसके बाद लौटाया। आज तक मुझे नहीं बताया गया कि उसमें पेगासस था कि नहीं था। वैसे भी मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ, पेगासस से भी कोई बड़ा स्पाईवेयर है तो लगा दें हमारे फोन में। लेकिन वो मामला जहां का तहां दब गया, सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद कुछ नहीं, उसमें कोई आगे कार्रवाई ही नहीं। अगर उसकी बात पूरी तरह से खुले कि मोदी जी ने उस स्पाईवेयर का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ किया था, तो मोदी जी को कितना असहज होना पड़ेगा। जी, मोदी जी ने उस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था राजनाथ सिंह के खिलाफ, गडकरी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ,
सबके ऊपर वो निगरानी रख रहे थे पेगासस के माध्यम से, हम्म, तो मोदी जी कितने असहज हो जाएंगे। अब आपने कहा अटकल लगाओ, तो अटकल मैं लगा रहा हूं। नहीं, ये अटकल नहीं है, ये आप जो कह रहे हैं ये तो देखिए, जिस वक्त पेगासस वाली बहस हुई थी, मैं लगभग सभी बहसों पर अखबारों में लेख भी लिखे थे, मैंने टीवी पे और सब जगह मैंने इसके ऊपर चर्चाएं की थी। उस बहुत से पत्रकारों के, मेरे फोन में तो नहीं, लेकिन मेरे बहुत से मित्र पत्रकारों के फोन में भी स्पाईवेयर डाला गया था, और उनकी भी निगरानी उसके जरिए की गई थी, उनकी भी बातें सुनी गई थी, उनकी भी सब रिकॉर्डिंग हुई होगी। उसके बाद एक रहस्यमय तरीके से सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं वो कोई जुगलबंदी थी या क्या था, लेकिन एक रहस्यमय तरीके से वो चीज वहीं की वहीं दबा दी गई। अच्छा, और जब कोई ऐसी बात पे कोई चर्चा होती है तो कहा जाता है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न हैं, इनके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक तरह की सेंसरशिप, अघोषित सेंसरशिप लगा दी जाती है कि इसके ऊपर चर्चा करना उचित नहीं है, ये मसला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, ये सरकार के लोगों को छोड़ दो और सरकार पर भरोसा करो। ठीक है, सरकार हमारी सबसे बड़ी एजेंसी है, हमें उसमें विश्वास भी करना चाहिए। और इतना भारत बड़ा देश है, उसकी समस्याएं विकट और विकराल हैं, विकट और विविध हैं, तो हम सरकार पे भरोसा भी करते हैं। लेकिन ये जो आपने पेगासस के साथ में इसको जोड़कर एक आकलन किया है, मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण आकलन है ये, और इस आकलन के ऊपर मैं भी अब और गौर करूंगा। हम लोग एप्स्टीन फाइल वगैरह इनके साथ ज्यादा जोड़ रहे थे, हम इतने पीछे पेगासस पे नहीं गए थे जहां आपने इशारा किया। ये बात सही है, हम लोगों को अपनी बातचीत वहां से शुरू करनी चाहिए, पेगासस आकलन करना शुरू करना चाहिए। ये मैं इसकी प्रशंसा करूंगा जो आपने खास तौर से जोड़ा है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तब से अब तक 14 महीने तो पूरे हो चुके हैं, और मार्च के भी कुछ दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इतने छोटे समय में इतना ज्यादा घटनाप्रद समय अमेरिकी राष्ट्रपति का कभी नहीं रहा जो इस बार रहा। अब हमें ये देखना चाहिए, और आपकी मदद से मैं चाहूंगा कि हम लोग इसको देखने में, समझने में कामयाब हो पाए, कि हम ये तखमीना लगाएं कि भाई भारत को इसमें क्या नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ। अमेरिकी खेमे में रहना एक अलग बात है, बहुत से देश अमेरिकी खेमे में हैं, एशिया के बहुत से देश अमेरिकी खेमे में हैं, यूरोप के बहुत से देश अमेरिकी खेमे में हैं, अफ्रीका के देश भी अमेरिकी खेमे में मिल सकते हैं, बहुत से देश अमेरिकी खेमे में हैं। अमेरिकी खेमा बड़ा है, एक सुपर पावर है, उसमें बहुत से देश रहते ही हैं, लेकिन वो अपने अपने हितों के साथ समझौता करके अमेरिकी खेमे में नहीं रहते, अपने हितों की पूर्ति के लिए अमेरिकी खेमे में रहते हैं। क्या भारत के किसी हित की पूर्ति हुई है 20 जनवरी के बाद से आज तक, इन 14 महीने में? कम से कम मुझे तो पहली नजर में नहीं लगता कि कोई हित की पूर्ति हुई, नुकसान ही नुकसान लगता है। जी, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, कई जगह मैंने इस बात को कहा है कि जैसे भारत के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस पर आया था, और उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको पार्लियामेंट कानून बनाकर भी बदल नहीं सकती। उसी प्रकार हमारी विदेश नीति, जो कि बनना शुरू हुई जब देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब से हम विदेश नीति के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। और वो विदेश नीति जो बनी हमारी, जो एक सरकार के नाते 1947 हमने शुरू की, उसका भी एक कोर है, उसका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है दुबे जी। और नॉन अलाइनमेंट उस बेसिक स्ट्रक्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो आप जो अमेरिकन खेमे की बात कर रहे थे, भारत को उसमें तुरंत शामिल हो जाना चाहिए था आजाद होने के बाद, क्योंकि अमेरिका से हमको बहुत आर्थिक मदद मिलती है, हम जो बहुत टाइम लगा हमको तरक्की करने में, तो वो हम तुरंत तरक्की कर लेते, या रूस के खेमे में चले गए होते। दुनिया तो उस समय बटी हुई थी रूस के खेमे में और अमेरिकी खेमे में, लेकिन हम नहीं गए। हमने एक गुट निरपेक्ष देशों का खेमा बनाया जी। वो ऐसे देश थे जो ये कहते थे कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, किसी दबाव में नहीं करेंगे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो आपको याद होगा कि गुट निरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन हो रहा था, उसमें वो भाग लेने नहीं गए।
और भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये बेकार का क्या गुट है, इसमें हमको कोई फायदा नहीं है, हम उसमें नहीं रहेंगे। तो बात तो उसी दिन स्पष्ट हो गई कि हम अमेरिकन खेमे में जाएंगे। लेकिन एक खेमे में जाना एक बात है, आप खेमे में जाकर भी अपने सॉवरेंटी की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आप उस खेमे में एक मातहत की हैसियत से गए। आपने हाथ जोड़ के कहा, महाप्रभु आपका जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, आप आदेश दे के देखिए। और उसने आदेश भी दिया और बेइज्जत भी किया, और हम उसको बर्दाश्त करते रहे। जो एक बुली होता है ना, बुली आपको पहले एक थप्पड़ मारता है, आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो 2 थप्पड़ मारता है, फिर आपको हर तरह से वो दबाने का प्रयास करता है, आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। आज दुर्भाग्य से हमारे देश की यही हालत हो गई है। और आपने जो 3 उदाहरण दिए, उसमें भारत की तरफ से कोई भी बात, जहाज डुबा दिया अगर उन्होंने टॉर्पीडो करके हमारे पड़ोस में, भारत ने कोई प्रतिक्रिया दी उस पर? वो तो नॉन कॉम्बैटेंट था ना, वो युद्ध में भाग नहीं ले रहा था, वो हमारे देश का मेहमान बनकर आया था, जा रहा था। और हिंद महासागर भी वॉर के थिएटर से अलग है, अलग है। यहाँ वार हो भी नहीं रहा है, डुबा दिया तो भारत सरकार कुछ बोलना नहीं चाहिए इस पर, लेकिन हमने खामोशी का चादर ओढ़ लिया है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले मोदी जी इजराइल जाते हैं, वहां जाकर भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इजराइल की, और उसके बाद जब युद्ध शुरू हो गया तो आपके ध्यान से वो गुजरा होगा कि नेतन्याहू एक इंडियन टीवी चैनल को कह रहा है कि हाँ, ग्रेट फ्रेंड मोदी जी से हमारी बातचीत हुई, मैं उनको धन्यवाद देता हूं को हमारे साथ खड़े हैं। तो आपने तय कर लिया कि हम इजराइल अमेरिका के साथ खड़े हैं इस युद्ध में, चाहे कुछ भी वो लोग कर लें, हम उनकी पर्सनल शिकायत नहीं करेंगे। मैं जोर दे के इस बात को कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, सब काम छोड़कर विपक्ष को ये दबाव बनाना चाहिए कि जैसे 2003 में पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ था अमेरिका की भर्त्सना करते हुए, कंडेम करते हुए, उसी तरह का प्रस्ताव एक बार फिर पारित किया जाए। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और सोनिया गांधी का जो इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा है, उस लेख के मेरे ख्याल से उपसंहार में उन्होंने इस बात को कहा भी है कि जब बजट सत्र का मध्यांतर के बाद दूसरा हिस्सा शुरू होगा तो हम लोग इसमें चाहेंगे कि इस प्रश्न के ऊपर उसमें जम के खुली बहस हो, बिना किसी रोक टोक के, और उसके खुली बहस हो। ये सोनिया गांधी ने कहा भी। इससे ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी के नेतृत्व में और अन्य विपक्षी नेताओं के नेतृत्व में इस प्रश्न को संसद में जोरदारी के साथ उठाया जाएगा, और दूसरे जो पहले से तयशुदा एजेंडा है, जैसे कि ओम बिरला के खिलाफ महाभियोग वाला एजेंडा है, और ये दूसरे अविश्वास प्रस्ताव वाला एजेंडा है, इन एजेंडों को शायद अब विपक्ष उतना जोर नहीं दे जितना इस प्रश्न के ऊपर जोर देगा। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा कि भारत की जो भीतरी राजनीति है वो विदेश नीति के मुद्दों से प्रभावित हो। आम लोग दूसरे मुद्दों से प्रभावित होते रहते हैं। वोटर इस आधार पे सोच के, जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतते थे, इंदिरा गांधी चुनाव जीतती थी लगातार, तो इसलिए नहीं जीतती थी क्योंकि वो गुटनिरपेक्षता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वो दूसरे मुद्दों के आधार पर वो लोग चुनाव जीतते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अगले चुनाव में विदेश नीति का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे के तौर पर लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं अगले चुनावों के लिए दर्ज हो रहा है। मतदाता मंडल में भी ऐसे बहुत से मतदाता हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे होंगे, उनमें से कई, वो अब इस सवाल को भी जरूर सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात दर्ज हो रही होगी कि भाई ये सब क्या हो रहा है, हमने भाजपा को इसलिए वोट थोड़ी ना दिया था कि वो ये करें। मैं ये नहीं मानता हूं कि भाजपा को सब वोट देने वाले मुसलमानों से घृणा करते हैं इसलिए वोट देते हैं। विभिन्न कारणों से भाजपा को वोट मिलता है, विपक्ष के विभिन्न कारणों से भाजपा जीतती है, विपक्ष के वोटों का बिखराव उसके अंदर एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि इस बार विदेश नीति का मुद्दा भी चुनाव मतदाताओं को प्रभावित करेगा, बनेगा, और मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष को मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, पार्लियामेंट में तो ये बात उठनी चाहिए जोरदार ढंग से,
और सरकार की तरफ से अगर ये किया जाए कि पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर दो, पार्लियामेंट चल नहीं पाए, तो उसका भी उनको ये इंतजाम करना चाहिए कि विपक्ष के चलते पार्लियामेंट का सेशन डिसरप्ट नहीं हो। ये बात, इस बात को ध्यान में रखे विपक्ष कि कोई ऐसी हरकत नहीं करे। डिमांड करना कि भाई इस विषय पर चर्चा हो, ये तो उनका हक है, इसको आप सरकार या स्पीकर मना नहीं कर सकते। तो ऐसा उनको आचरण करना चाहिए कि ये मौका नहीं मिले सरकारी पक्ष को या स्पीकर को, जो सरकारी पक्ष के ही एक भाग है, कि उनके ऊपर वो भंग हो जाए और बातचीत करने का मौका ही नहीं मिले। ये करना चाहिए। दूसरी बात कि इसको और मजबूती से जनता के बीच में ले जाने के लिए विपक्ष को सम्मिलित ढंग से पार्लियामेंट सेशन के बाद लोगों के बीच जाना चाहिए और इस मुद्दे को रखना चाहिए जोरदार ढंग से कि देखो देश की इन्होंने कैसे बेइज्जती कराई है, अपमान कराया। ये मुद्दा बन सकता है, बिल्कुल मुद्दा बन सकता है। अच्छा, आप जो ये कह रहे हैं, तो ये तो विपक्ष को थोड़ा होशियारी से नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी वाले ये हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है सदन चलाना, वो खुद ही सदन को में गड़बड़ियां पैदा करते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं, विपक्ष भी उसके चक्कर में आ जाता है। तो वो काफी मुश्किल होगा विपक्ष के लिए उनके इन हथकंडों की काट करते हुए इसको इस तरीके से करना। आपको क्या लगता है कि ये सब जो आप देखिए, इस तमाम मसले के ऊपर पाकिस्तान वगैरह सब बिल्कुल खामोश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो इस पर खामोश हैं। एक तो ये जो अभी मैं परवीन स्वामी को सुन रहा था, कई रक्षा विशेषज्ञों को मैंने सुना है, भारत के ही कई रक्षा विशेषज्ञ, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी जो आमतौर पर इस सरकार की और हिंदुत्व की राजनीति के समर्थक रहते हैं, वो भी शामिल हैं, परवीन स्वामी भी शामिल हैं। वो सब साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान इस युद्ध को जीत जाएगा। ये सुनने में बात बड़ी अच्छी लग रही है हम लोगों को, और उनके पास बड़े मजबूत तर्क भी हैं। मतलब वो फौजी दृष्टिकोण से ये बात बता रहे हैं कि ईरान इस युद्ध को जीत सकता है। इस जीत में परवीन, कुछ लोगों का कहना यह है कि, और कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों का, जिनके अंदर कर्नल डगलस मैकग्रेगर हैं, जो कि ट्रंप प्रशासन में ही रक्षा मंत्री के वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं, उनका भी कहना यह है कि इसमें अमेरिका भी कमजोर हो जाएगा, इजराइल भी कमजोर हो जाएगा और ईरान ये युद्ध जीत जाएगा। देखिए, दो तीन चीजें इसमें हैं। नंबर एक ये है कि युद्ध का जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो क्या है। तो अभी तक जो भी एविडेंस सामने आया है उसमें है कि ईरान एक सस्ती लड़ाई लड़ रहा है, किफायती लड़ाई लड़ता है, किफायती लड़ाई है, और ये लोग दोनों बहुत ज्यादा पैसे उसमें चला रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। 1 लाख के मुकाबले 10 करोड़ खर्च हो रहा है। हाँ, तो एक तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ईरान में ये क्षमता है कि वो इनके सारे आक्रमण को झेल ले। ईरान कोई दुग्गी तिग्गी देश नहीं है ना। बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने में उनको 10 बार सोचना पड़ेगा, ट्रम्प को भी। तो वो हमले करते रहेंगे मिसाइल वगैरह से, ईरान भी अपना हमला करता रहेगा, तो युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा। ट्रम्प खुद मान रहे हैं कि कुछ हफ्ते चलेगा ये युद्ध। तीसरा, ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। वो ट्रम्प के कहने पर सरेंडर नहीं करेगा, किसी और के कहने पर सरेंडर नहीं करेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि अंत में ईरान इतना थका देगा इजराइल और अमेरिका को कि खुद ही उनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि इस युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। और ये बहुत दूर नहीं, हमको लगता है कि 2-3 हफ्ते में ही ये हमको देखने को मिल सकता है कि कोई न कोई बहाना करके ट्रम्प इस युद्ध पर विराम लगाते हैं। नहीं, मैं आपके इस आकलन से पूरी तरह सहमत हूं, और मैंने तो अपनी तरफ से, हालांकि बिल्कुल ये मेरे दिमाग की ही बात है, कि मैं सोचता हूं 20 मार्च, ये युद्ध 20 मार्च तक अगर पहुंचा तो तब उस वक्त तक अमेरिका के और इजराइल दोनों की टखने ढीले पड़ जाएंगे, और ईरान कहीं जाने वाला नहीं है, वो कोई बिखरने वाला देश नहीं है।
वो लगातार लड़ता रहेगा और एक नया इतिहास बनेगा, जिसके अंदर अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है सामरिक दृष्टि से, कौन नहीं इस बात को जानता। सही बात भी है, बहुत ताकतवर है, लेकिन बहुत से युद्ध उसने हारे हैं। वियतनाम में उसने हारा है, अफ़गानिस्तान से अपमानित होकर गया है। आज तक वो लोग दावा नहीं कर सकते कि इराक में वो जीत गए। अमेरिका ने बहुत से युद्ध हारे हैं और इस बार जो ट्रंप की बेवकूफ़ियों के कारण जो युद्ध वो हारेगा, वो हो सकता है कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत हो। बहुत-बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और अपने मूल्यवान विचारों से परिचित कराया, गहराई में गए, कुछ नई बातें भी बताई। जैसे पेगासस वाली बात, वो बिल्कुल एकदम नया विश्लेषण है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमें और ज़ोर देकर दिमाग लगाना चाहिए और खोज, थोड़ा पीछे जाके खोज करनी चाहिए कि उस वक़्त क्या हुआ था। उसको याद करना चाहिए उस वक़्त क्या हुआ था, तब बात ज़्यादा समझ में आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के ऊपर। जरूर। प्रणाम। चलो भाई।